नमस्कार। सुरेश आर्टी ग्रुप में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जैसे कि पिछले 2 दिन से हमने एक सेशन किए थे। एक तो सुरेश आर्टी एम सोदा एप्लीकेशन के बारे में, और कल हमने सेशन किया था सुरेश आर्टी म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन के बारे में। आज हम सुरेश आर्टी की ऑनलाइन मॉडिफिकेशंस का जो हमारी सर्विसेज है उसके बारे में हम आपको पूरा डेमो दिखाने चाह रहे हैं। और उसके बाद में हम इस मीटिंग के अंदर सुरेश आर्टी ग्रुप के बैक ऑफिस की जो सारी रिपोर्टिंग है आप कैसे ले सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, उसको कैसे डाउनलोड करके अपने उसको यूज कर सकते हैं ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट की डिसीजन आप ले सके, उसके बारे में आपको पूरी डिटेल जानकारी दी जाएगी। तो इसके लिए मैं मेरे कलीग जो गौरव को मैं इनवाइट करूंगा कि वो आए और आपको पूरी डिटेल में बात करें और समझाएं। लेकिन आप एक एक चीज और इम्पोर्टेंट आप ध्यान रखना, अगर आपका अकाउंट इंडिविजुअल कैटेगरी में है और आपका अकाउंट डोरमेंट है तो भी आप इसको ऑनलाइन एक्टिवेट कर सकते हैं विदाउट पेपर। तो आप उसकी पूरी जानकारी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। गौरव जी, आप प्लीज सबको बता दीजिए। नमस्कार सभी को। मेरा नाम गौरव दवे है और आज जो जूम की ये जो श्रृंखला पिछले कुछ दिनों से चल रही है उसमें आज जो टॉपिक कवर करेंगे वो है ऑनलाइन ऑनलाइन केवाईसी और इसके साथ में जो रिपोर्ट्स और जो रिपोर्ट्स अपन बैक ऑफिस से यूज करते हैं और उनको किस प्रकार से अपन अच्छे तरीके से यूज में लाके देख सकते हैं। तो उसके लिए जो सबसे पहले अपन ऑनलाइन मॉडिफिकेशन की तरफ चलते हैं। तो ऑनलाइन मॉडिफिकेशन के जो बेसिक स्टेप्स है और जो क्या प्रोसीजर रहता है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको स्क्रीन, सागर जी आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? सुरेश आर्ट वेबसाइट पे जाना है www.sureshart.com। उसमें यहाँ पे ऑनलाइन मॉडिफिकेशन का जो टैब दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। जैसे अपन क्लिक करेंगे ऑनलाइन मॉडिफिकेशन पे कुछ इस तरह का एक यूजर इंटरफेस अपन को दिखेगा। यहाँ पे आपको डेटा इनपुट के लिए दो टेक्स्ट बॉक्स है। यहाँ पे आपको ऊपर वाला जो है जहाँ लिखा है एंटर क्लाइंट कोड, वहां पे आपको अपना क्लाइंट कोड डालना है और नीचे आपको अपना पैन नंबर डालना है। जैसे ही आप अपना क्लाइंट कोड और पैन नंबर डालेंगे तो ये आपके जो एग्जिस्टिंग ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर उन दोनों पर एक ओटीपी भेजेगा। ये जो ओटीपी आता है ये दोनों जगह ईमेल और मोबाइल दोनों पर सेम होता है। ये सिर्फ लॉगिन ओटीपी है और ये जो हमारा एग्जिस्टिंग आपका आपके जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हमारे रिकॉर्ड्स में है उन पर आता है। यहाँ पे जो ओटीपी है वो डाल देते हैं। जैसे ही अपन ओटीपी डालेंगे सबसे पहली जो विंडो ओपन होगी वो होगी मॉडिफिकेशन, दूसरा रीएक्टिवेशन, तीसरा क्लोजर। मॉडिफिकेशन यानी अगर आपका अकाउंट एक्टिव है, डोरमेंट नहीं है, एक्टिव है और आपको अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, बैंक, नॉमिनी, सेगमेंट, जो जितने भी प्रकार के सेगमेंट्स हैं उनमें अगर किसी में आपने एनरोल नहीं कर रखा है वो अगर आपको सेगमेंट एक्टिव करना है तो उसके लिए आपको मॉडिफिकेशन पे क्लिक करना है। परंतु यदि आपका खाता डोरमेंट है और डोरमेंट अगर 760 डेज अगर अपन ट्रेड नहीं करते हैं उस वजह से अगर डोरमेंट है तो आप उसको रीएक्टिवेशन वाली विंडो पे पे जाके करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मॉडिफिकेशन वाला जो पार्ट है वो बता देता हूँ। तो अपन को अगर अपना अकाउंट एक्टिव है और अगर डोरमेंट अगर अपना अकाउंट एक्टिव है और आपने वो किसी भी प्रकार से कुछ भी उसमें डिटेल्स चेंज करवानी है उसके लिए यहाँ पे मॉडिफिकेशन पे क्लिक करना है, ये सबमिट बटन पे क्लिक करना है तो ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। जैसे सबसे पहले अपने को दिख रहा है पर्सनल डिटेल्स, उसमें ये जो चेक बॉक्स है मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए, अगर आपको अपना मोबाइल नंबर चेंज करना है तो यहाँ पे टिक करना है। यहाँ पर आपको अपना जो नया मोबाइल नंबर अपडेट करना है वो डालना है। वो डालने के बाद में रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करना है। तो ये जो अपने नया नंबर डाला अभी 83024 उस पे ओटीपी जाएगा।
जो आपको नया अपडेट करना है, उस पर जो ओटीपी आया वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे अपने को ओटीपी डालना रहेगा। उसके बाद में वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अगर ओटीपी सही वेरीफाइड हुआ तो वो सीधा आपको रिलेशन की विंडो ओपन करेगा, अदरवाइज आपको बोलेगा कि ओटीपी इज नॉट वैलिड। उसके बाद अपने को यहाँ से क्राइटेरिया चूज कर सकते हैं। अकाउंट, ये मोबाइल नंबर इस होल्डर के साथ रिलेशन क्या है वो डालना है। अगर खुद का है तो सेल्फ, अगर स्पाउस मतलब हस्बैंड है और वाइफ है, दोनों में से किसी एक का अकाउंट है तो स्पाउस डालेंगे। अगर अपने आप अपने बच्चों का अकाउंट में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं और आपको डालना है कि अपने बच्चे का मोबाइल में आपको अपना नंबर डालना है, तो डिपेंडेंट चिल्ड्रन आपको सेलेक्ट करना है। और इसी प्रकार से अगर आपको अपने माताजी पिताजी के अकाउंट में किसी में भी मॉडिफिकेशन करना है तो आप डिपेंडेंट पेरेंट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मेरा ये तो मैं सेल्फ डाल देता हूँ। इसी प्रकार से ईमेल आईडी में भी यही करना है आपको। इस पे टिक करना है, यहाँ पे आपको नया जो ईमेल आईडी है वो डालना है। उस पर रिक्वेस्ट ओटीपी करना है। जो ओटीपी आया वो यहाँ पे डालना है। जिस प्रकार से अपन ने यहाँ पे रिलेशन सेलेक्ट किए थे उसी प्रकार से ईमेल के लिए भी रिलेशन सेलेक्ट करना है। जैसे ही आपने ईमेल पे रिलेशन जो है वो सेलेक्ट किया, आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगर आपको सिर्फ मोबाइल नंबर करना है तो आप इस पे टिक नहीं लगाएंगे। सिर्फ अगर ईमेल आईडी करना है तो मोबाइल नंबर पे टिक नहीं लगाएंगे। जो भी टैब पे अपने को अपडेशन करना है उसके अपडेट पे टिक किया और सेव एंड नेक्स्ट। उसके बाद में एड्रेस, यदि मेरा एड्रेस चेंज है तो एड्रेस चेंज का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आपको डिजी लॉकर के थ्रू करवाना है वो। उसके लिए आपको अपडेट एड्रेस डिटेल पे टिक करना है, वेरीफाई विद डिजी लॉकर पे टिक करना है। हेलो, हाँ। यहाँ यहाँ पर अपने को अपनी डिजी लॉकर वाली जो विंडो है उस पर दिखाना है। यहाँ पे अपने को आधार नंबर टाइप करना है। नीचे अपने को कैप्चा टाइप करना है। यहाँ पे आधार नंबर टाइप करना है, यहाँ पे कैप्चा टाइप करना है। टाइप करने के बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जो आधार में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी सेंड होगा। जो आधार से ओटीपी है वो मैं यहाँ डाल देता हूँ। ये मैं वापस बता रहा हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि
क्लाइंट का जो आधार में मोबाइल नंबर है वो अपने घर का कोई नंबर होता है, या फॉर सपोज किसी एक पर्सन ने जिसने करवाया उसी का डला हुआ होता है, तो नंबर जो है वो आधार के में जो डले हुए मोबाइल नंबर उस पे जाएगा। ओटीपी डालने के बाद में कंटिन्यू पे क्लिक करना है। डिजी लॉकर का जो 6 डिजिट पिन है वो यहाँ पे डालना है। अगर आपको ये 6 डिजिट पिन नहीं पता है तो सिंपली आप नीचे फॉरगेट सिक्योरिटी पिन में जाके जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ कंफर्म करेंगे। उसके बाद में आपको नया पिन सेट करने के लिए ऑप्शन दे देगा। नया पिन सेट करते वक्त सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है जो ध्यान रखनी चाहिए, वो ये किसी भी प्रकार से कंटिन्यूइंग नंबर नहीं लेता है। जैसे आप फॉर सपोज 1 2 3 4 5 6 डालना चाहेंगे तो ये नहीं लेगा, या उल्टा अगर डालना चाहेंगे 6 5 4 3 2 1 0 तो ये नहीं लेगा। तो इसमें आपको कोई भी यूनिक वैल्यू से नंबर डालना है। मेरा जो पिन था वो मैंने डाला, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक किया। जैसे ही कंटिन्यू पे टिक करेंगे अपने को आधार और पैन कार्ड, पैन वेरिफिकेशन रिकॉर्ड, ये दो पे टिक करना है और अलाउ पे टिक करना है। जैसे ही आपका आधार का वेरिफिकेशन का पार्ट पूरा हो जाएगा, यहाँ पर इस प्रकार से आपको एक पीडीएफ अटैच हुआ दिखा देगा और इस एड्रेस प्रूफ पे चेक लगा हुआ आ जाएगा, और वो डिटेल आपका अपडेट होने के लिए रिकॉर्ड में आ जाएगा। उसके बाद में अपन सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ये एड्रेस डिटेल, एड्रेस मॉडिफिकेशन का पार्ट यहाँ पे पूरा हुआ, उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आएगा अपडेट इनकम डिटेल। उसमें आपको अगर यदि इनकम अपडेट करनी है यहाँ, तो यहाँ पे टिक करेंगे। एनुअल इनकम का जो स्लैब है उस स्लैब में से अपनी जो इनकम है वो सेलेक्ट करेंगे। अपनी जो नेटवर्थ है वो टाइप करेंगे, नेटवर्थ डेट हो वो टाइप करेंगे। जैसे नेटवर्क डेट सेलेक्ट करने के बाद में इनकम प्रूफ मैंडेटरी नहीं है, तो इनकम प्रूफ आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगला जो मॉडिफिकेशन का पार्ट है वो है बैंक का मॉडिफिकेशन। ऐड बैंक डिटेल्स में सबसे पहले आपको जो अपना डिफॉल्ट बैंक अकाउंट एलडी के अंदर, हमारे जो डेटाबेस के अंदर आपने जो अपडेट करवाया है, दो तरह से बैंक रिकॉर्ड्स आप अपडेट करते हैं। एक होता है आप अपना ब्रोकर के पास में, और एक होता है सीडीएसएल के अंदर। ब्रोकर के अंदर आप अपने मल्टीपल बैंक अकाउंट रख सकते हैं। जैसे गौरव दवे एक क्लाइंट है, तो गौरव का अगर एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है, कैनरा में है, पीएनबी में है, तो वो तीनों ऐड करवा सकते हैं यहाँ पे। परंतु उनमें से कोई एक होगा जिसको आपको डिफॉल्ट प्राइमरी मार्क करना पड़ेगा। प्राइमरी मार्क करने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि जब भी सुरेश राठी ग्रुप आपको पेमेंट ट्रांसफर करे तो वो बाय डिफॉल्ट उसी अकाउंट में ट्रांसफर करेगा जिसको आपने प्राइमरी सेट किया हुआ है। लेकिन आपने अगर दो तीन और बैंक ऐड करवाए तो आप उनमें से किसी भी उसके थ्रू आप अपने को हम हमें उनमें से किसी के भी थ्रू आप हमें पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं ब्रोकर के अकाउंट में, फॉर आपका जो भी ट्रेडिंग है, इन्वेस्टमेंट्स है, उनके पर्पज से। तो लेकिन सीडीएसएल जो है उसमें आपका सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट रहता है हमेशा। ब्रोकर के पास आप अपने मल्टीपल अकाउंट्स ऐड करवा सकते हो, सीडीएसएल में सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट रहेगा। तो जब भी आप अपना बैंक अकाउंट ऐड करें इसमें नया, तो उसमें ऐड बैंक अकाउंट पे टिक, यहाँ पे टिक करेंगे। उसके बाद में ऐड बैंक पे टिक करेंगे। उसमें यहाँ पे बोथ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे टिक आएगा, बोथ वाली विंडो पे। अगर आपको सिर्फ ओनली ट्रेडिंग या ओनली डीपी में टिक करना है तो आप यहाँ पे इस तरह से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना है।
यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना है। दूसरी बार जब आप पहली बार डालेंगे तो वो मास्क हो जाता है डेटा। यहाँ पे आपको कंफर्म में दूसरी बार डालना है। उसके बाद में यहाँ पे नीचे एच एच IFSC कोड है। जैसे ही आपने अपना IFSC कोड डाला तो जो बैंक कौन सा है और कौन सी ब्रांच में अकाउंट है ये ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। नीचे माइकर में जब आप जाएंगे तो आपको अपना माइकर के सिर्फ 2 डिजिट डालना है। उसके बाद ये जो नीचे ड्रॉप डाउन में आपको पूरा माइकर कोड दिखा देगा, उस पर क्लिक करके उसको सेलेक्ट करना है। यदि आपको इस रिकॉर्ड को सेट एज प्राइमरी करना है, यानी आप चाहते हैं कि ये मेरा डिफॉल्ट बैंक बन जाए अब से, तो आपको इस पर टिक लगाना है। अकाउंट का टाइप क्या है, सेविंग या करंट है, वो चूज करना है। उसके बाद में ऐड बैंक पे क्लिक करना है। जैसे ही आपने ऐड बैंक पे क्लिक किया, वो रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड हो गया। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब भी आप अपना बैंक ऐड करेंगे तो अगर आप सुरेश राठी ग्रुप में बैंक ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक बैकएंड में एक पेनी ड्रॉप का प्रोसेस रन होता है, जिससे आपके उस बैंक अकाउंट के अंदर 1 रुपया सुरेश राठी ग्रुप की तरफ से ट्रांसफर होता है। उससे आपका बैंक का नेम फैच किया जाता है। उस वो बैंक नेम और जो हमारे पास नेम है, अगर वो दोनों मैच होते हैं तो आपसे किसी भी प्रकार का प्रूफ नहीं लिया जाएगा। इसमें पूरा पेपरलेस, पूरा डॉक्यूमेंटलेस सिस्टम रहेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ केवल अपने बैंक की डिटेल्स डालनी है। पेनी ड्रॉप ऑटोमेटिकली उस अकाउंट को वेरीफाई करेगा। अगर नाम सेम है तो वो आपसे किसी प्रकार का प्रूफ नहीं मांगेगा। कुछ कुछ बैंक ऐसे हैं जैसे जो जब अपने फ्रंट एंड में क्लाइंट का नाम तो एक्चुअल नाम सेव करते हैं, लेकिन डेटाबेस के अंदर जब वो पेनी ड्रॉप के लिए है तो वो नाम जैसे गौरव दवे है तो दवे गौरव या इस तरह से सेव करते हैं। तो इस चीज के 10% चांसेस होते हैं कि आपका बैंक अकाउंट ऑटो वेरीफाई नहीं हो। उस केस में यहाँ पर आपको बैंक प्रूफ अपलोड करने के लिए एक ऑप्शन दे दिया जाएगा, जहां पे आप अपना बैंक प्रूफ अपलोड कर सकेंगे। जैसे ही आपका ये पूरा प्रोसेस होता है, उसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट में करने के बाद में आपको सीधा डीमेट सेगमेंट का विंडो ओपन होता है, जिसमें जैसे ही आप इस पे सेगमेंट पे टिक करेंगे तो सेगमेंट में BSE या NSE पे जो भी सेलेक्ट करके आपको अपना F&O, करेंसी, MF, SLBM, MTF, ये जो भी मार्क होंगे आपको करना है वो कर सकेंगे। एक चीज इसमें ध्यान रखनी है, F&O और करेंसी का जब भी अपन कुछ भी तरह से मॉडिफिकेशन करेंगे तो उसके लिए आपको अपना जो लेटेस्ट 3 महीने का स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट, वो अपलोड करना रहेगा। अगर मैं सिर्फ SLBM, म्यूचुअल फंड और MTF मार्क करता हूं तो मुझसे किसी भी प्रकार का प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। उसके बाद में जैसे ही अपन सेगमेंट वाला विंडो पूरा अपने को जो मॉडिफिकेशन करना है वो कर देंगे, उसके उसके बाद ऐड नॉमिनी डिटेल्स वाला सेक्शन चालू होगा, जहां पे अपने को टिक करना है। जैसे ही प्लस पे क्लिक करेंगे तो नॉमिनी अगर अपने को सिलेक्ट करना है, उसके लिए डॉक्यूमेंट टाइप क्या रहेगा नॉमिनी का, जैसे पेन है तो पेन लिया। उसके बाद में उसका डॉक्यूमेंट नंबर, नॉमिनी का नाम, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, ये सारे कुछ अपडेट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे रिलेशनशिप विद नॉमिनी का ऑप्शन है, यानी ये जो नॉमिनी जिसको ऐड कर रहे हैं वो होल्डर के साथ क्या रिलेशन एग्जिस्ट करता है, वो डालने के बाद में अपन परसेंटेज ऑफ शेयर, यानी इस नॉमिनी को मुझे 100% देना है, 33% देना है या 50% देना है, 3 नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए ये वाला नॉमिनी का विंडो रहेगा। जैसे ही ये सारा प्रोसेस कर लेंगे अपन, उसके बाद में IPV का विंडो ये रहता है। एक चीज इसमें ध्यान रखने के लिए है, अगर आप अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या एड्रेस ये अपडेट कर रहे हैं तो आपको IPV यानी इन पर्सन वेरिफिकेशन कंपलसरी है। यदि आप सिर्फ बैंक, सेगमेंट्स, नॉमिनी ये सारी चीजें अपडेट कर रहे हैं तो इन पर्सन वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको सबसे पहले कैप्चर इमेज पे क्लिक करना है IPV करने के लिए।
बट यहाँ पे आपको सिर्फ अपना फोटो कैप्चर करना है करंट फोटो से। जैसे ही फोटो सबमिट किया उसके बाद में सबमिट करना है यहाँ पे। जैसे ही आपने फोटो कैप्चर किया, आजा, ये फोटो यहाँ पे कैप्चर हो जाएगा। आपका आईपीवी इन पर्सन वेरिफिकेशन यहाँ पे सक्सेस हुआ। उसके बाद में आपको सिग्नेचर एंड पेन वाली विंडो में जाना है और आपको अपना सिग्नेचर का जो प्रूफ है वो अपलोड करना है। सिग्नेचर ब्लू पेन से होना चाहिए और व्हाइट पेपर पे होना चाहिए। उसके बाद में अपने को पेन अपलोड करना रहता है। जैसे ही पेन अपलोड हुआ, पेन और जैसे ही आप सिग्नेचर और पेन का प्रोसेस अपलोड करने का करेंगे, उसके बाद यहाँ पे फाइनल सबमिट का विंडो ओपन होगा। अपने को फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही फाइनल सबमिट वाला विंडो हुआ, अपने दो डॉक्यूमेंट, ये पूरा जो प्रोसेस है वो एआई ने वेरीफाई किया। एआई ने जब इसको वेरीफाई किया उस वक्त इसको आपको डायरेक्ट ई साइन की विंडो पे लेके आ गया। यानी आपको किसी भी प्रकार से मैनुअल वेरिफिकेशन इसमें नहीं करना पड़ा, सीधा ई साइन पे क्लिक किया। तो ये इस प्रकार से जैसे ई साइन पे क्लिक किया, आवाज आ रही? आपको सबसे पहले यहाँ पे आई एक्सेप्ट पे टिक करना है, टर्म्स एंड कंडीशन। उसके बाद एक्सेप्ट बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना ऊपर ये सबसे पहले ये टिक करना है। उसके बाद में आधार नंबर डालना है। ये अगेन मैं वापस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जब भी आप ई साइन या डिजी लॉकर कुछ कर रहे हैं तो जो आधार नंबर डालने, जहां पर भी आपको आधार नंबर डालने के बाद में ओटीपी आ रहा है, इसका मतलब आपको वो आधार में जो नंबर दिए हुए उस पर ओटीपी जाएगा। जैसे ओटीपी डाला, ओटीपी वेरीफाइड लिखा हुआ आ गया यहाँ पे, और ये विंडो ऑटोमेटिकली ही क्लोज होगी, इसको आपको क्लोज नहीं करना है। कॉन्ग्रेचुलेशन, ई सेंड डन सक्सेसफुली। उस बाद ना ओके करना है। फिर ये जो दूसरा वाला पीडीएफ है इस पर भी
आपको ई साइन पे क्लिक करना है। आंटी हाथ जोड़ी है, निकल जाओ आंटी, चले जाओ, बिना बीच में आए आंटी। फिर से यही प्रोसेस रहेगा। आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन पे टिक करना है, एक्सेप्ट पे टिक करना है। यहाँ पर एक बार फिर से आपको अपना आधार नंबर डालना है, सेंड ओटीपी पे टिक करना है। ये चेक बॉक्स पे हमेशा चेक करना कंपलसरी है, अगर आप नहीं करेंगे तो वो आगे नहीं प्रोसेस करेगा। ये इस प्रकार से दूसरा वाला डॉक्यूमेंट भी ई साइन हो गया। ई साइन जैसे आपके दोनों हो जाते हैं, उसके बाद विद इन 12 घंटे आपकी एप्लीकेशन को ऑटोमेटिकली सिस्टम के अंदर अपडेट कर दिया जाएगा। ये था पूरा मॉडिफिकेशन का पार्ट। यानी अगर आपका अकाउंट एक्टिव है और आपको अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, इनकम, नॉमिनी, बैंक, किसी भी प्रकार के सेगमेंट एडलेस करना है तो वो आप सब कर सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस में अगर कुछ मैं जनरल एक अपना कुछ टिप्पणी करना चाहूंगा तो वो ये रहेगी कि आपसे आग्रह है, इस पूरे प्रक्रिया के अंदर आपकी कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी जरूरत पड़ती है, जैसे आपका सिग्नेचर, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपका अगर बैंक वगैरह कुछ अपडेट कर रहे हैं तो वो, या फिर आप अगर नॉमिनी एडलेस ऐड कर रहे हैं, नॉमिनी अपडेट कर रहे हैं तो नॉमिनी के डॉक्यूमेंट्स। तो उन सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन अपने फोन में फोटो क्लिक करके रखें, और ये पूरा प्रोसेस आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। और मोबाइल में अगर वो रहेगा तो आपको देख के टाइप करने में इजी रहेगा, और जहां पर भी वो दो चीजें अपलोड करनी है तो वहां पे वो आप इमीडिएटली जल्दी कर लेंगे। ये था पूरा मॉडिफिकेशन का पार्ट। ये मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूँ, इस पूरे प्रक्रिया को आप अपने मोबाइल पर भी यूज कर सकते हैं और डेस्कटॉप पर भी यूज कर सकते हैं। अब अगर अपन इस में आगे की तरफ चले तो अब अगर अपन मॉडिफिकेशन की तरफ जाए, ये भी जो मॉडिफिकेशन बताया पूरा क्लाइंट लेवल मॉडिफिकेशन है, क्लाइंट्स को अपने एंड पे पूरा प्रोसेस करना रहेगा। परंतु यदि बैंक और सेगमेंट या नॉमिनेशन की बात है तो वो क्लाइंट आपको डॉक्यूमेंट साझा करके हमारे ब्रांच के थ्रू भी करवा सकते हैं। उस केस में आपको अपने जो क्लाइंट को सुरेश आरटी या डिजी लॉकर से जो ओटीपी जाएगा वो उस सब ब्रोकर या उनके स्टाफ के साथ शेयर करना रहेगा। अब अगर मैं मॉडिफिकेशन से जो दूसरा प्रक्रिया है इस सॉफ्टवेयर के यूज का, वो रीएक्टिवेशन है, उसकी तरफ अगर बात करूं तो उसका प्रोसेस कैसे रहता है, अब मैं आपको वो बता देता हूँ। इसी पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं तो ये पूरा वो कर लेगा जी। पुनः अपन वही suresh.com ऑनलाइन मॉडिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, इस वाली विंडो, ये वाली विंडो आ जाएगी। यहाँ पे क्लाइंट कोड डालना है। जैसे अपन ने पिछली बार मॉडिफिकेशन सेलेक्ट किया था, इस बार अपन रीएक्टिवेशन सेलेक्ट करेंगे। रीएक्टिवेशन पे टिक किया, सबमिट पे टिक किया। यदि आपका खाता डोरमेंट है
और रीएक्टिवेशन के साथ साथ आपको मॉडिफिकेशन भी करना है, तो आप अपना मोबाइल नंबर इसी प्रकार से जैसे अपन ने अभी किया था उस प्रकार से अपडेट कर सकते हैं। अगर नहीं है आपको कुछ भी डिटेल में चेंज, तो जो सबसे पहली चीज करनी है आपको वो एड्रेस मॉडिफिकेशन करना है। रीएक्टिवेशन के अंदर एड्रेस मॉडिफिकेशन कंपलसरी रहेगा। आपका एड्रेस अगर कुछ अपडेट नहीं है, उसके बावजूद भी आपको अपना एड्रेस यहाँ पे डिजिलॉकर के थ्रू अपडेट करना पड़ेगा आपके आधार आधार कार्ड को फैच करने के लिए, ताकि हम लोग उसकी केवाईसी वगैरह पुनः वापस रीएक्टिवेशन को और सुचारू रूप से और जल्दी कर सके। वेरीफाई विद डिजिलॉकर पे टिक करेंगे, यहाँ पे आई हियर बाय ऑथराइज पे टिक करके प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। यहाँ अपना आधार नंबर डालेंगे, नीचे जो कैप्चा शो हो रहा है वो डालेंगे। जो आधार पे ओटीपी आया वो डाल देंगे। ओटीपी डालने के बाद में जो पिन है अपने को वो डालना है। ये पिन मैं वापस बताता हूँ, आप फॉरगेट सिक्योरिटी पिन करके अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल के वापस कर सकते हैं। यहाँ पर अपने को आधार कार्ड और पैन कार्ड पे टिक करना है, डॉक्यूमेंट्स में अलाउ करना है। जैसे ही अपने को ये एड्रेस प्रूफ पे टिक बना दिखे और ये पीडीएफ बना दिखे, इसका मतलब अपना आधार आधार कार्ड जो डीलॉकर से फैच करना था वो हो चुका है। उसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगर पुनः किसी प्रकार से इनकम या कुछ अपडेट करनी है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज सीधा आईपीवी पे क्लिक करना है। कैप्चर इमेज पे क्लिक करना है। ये फोटो जो अपन ने कैप्चर करी वो इस जगह पे आ जाएगी। उसके बाद में सिग्नेचर एंड पेन अपलोड करना है। सिग्नेचर को इस प्रकार से क्रॉप करके सबमिट करना है। पेन को अपलोड करने के लिए पेन अपलोड वाले फाइल पे क्लिक करना है, यहाँ पे टैब पे पेन को सिलेक्ट करना है। इस प्रकार से पेन सेलेक्ट हो जाएगा। फाइनल सबमिट करना है यहाँ से। उसके बाद पुनः अपने को जिस प्रकार अभी अपन ने पहले ई साइन किए थे उसी प्रकार से ई साइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपन को ऊपर चेक बॉक्स पे टिक करके अपना आधार नंबर डालना है। सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है।
ये पहला ई साइन हो गया। उसी प्रकार से दूसरा ई साइन पे भी टिक करेंगे। तो ये था अपना ऑनलाइन केवाईसी, जिसमें अपन ने जिसमें अपन ने मॉडिफिकेशन का प्रोसेस देखा। और यदि आपका अकाउंट डोरमेंट है तो डोरमेंट को कैसे रीएक्टिवेट कर सकते हैं ऑनलाइन पेपरलेसली, वो देखा। इस संदर्भ में अगर किसी को भी किसी भी प्रकार का कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। वी आर हैविंग अ क्वेश्चन आंसर राउंड। तो अगर आपके मन में कोई भी शंका वगैरह कुछ है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सबसे पहला सवाल आया प्रशांत जी का कि डू वी हैव टू डू होल स्टेप्स इवन इफ यू वांट टू चेंज ईमेल और फोन। तो एक सेकेंड। तो प्रशांत जी, इसमें इस प्रकार से है कि जब भी आप ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर या कुछ भी चेंज करेंगे तो सीवीएल के आर या केवाईसी टीम में हमको आपको आपकी वो केवाईसी जो है वो सबमिट करनी पड़ेगी। उस केवाईसी को सबमिट करने के दो तरीके हैं कि या तो ये वाला प्रोसेस आपने पूरा ऑनलाइन कर लिया, और ऑनलाइन कर लेने के बाद भी हमको वो उसको सबमिट कर वहां पे फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़े। या फिर अगर फिजिकल नहीं करना है तो फिर अपन ने इसका एक रास्ता निकाला कि आप एड्रेस कर लीजिए अपलोड, उसके बाद में पेन और साइन कर लीजिए और आईपीवी कर लीजिए। तो ये पूरा फिजिकल जो केवाईसी है उसको हमने आपकी डिजिटल केवाईसी कर दी। तो जब आप ईमेल आईडी मोबाइल नंबर वगैरह कुछ अपडेट करेंगे तो वो हर प्रकार से हर जहां एक्सचेंज में या फिर सीडीएसएल में या फिर अगर केआरए में हर जगह पे अपडेट होगी वो। तो अब अगर ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर भी अगर आप चेंज कर रहे हैं तो अभी आपको एड्रेस भी अपडेट करना पड़ेगा, आईपीवी भी फोटो कैप्चर भी करना पड़ेगा, साथ में पेन और साइन तो आपको हर जगह अपडेट ही करना है। दूसरे सवाल पे स्किप कर लो। कैन वी एड लिंक ऑफ आईपीवी वाया ईमेल? दिस इज जस्ट लाइक अ न्यू, नहीं। अच्छा सवाल है ये कि जिस प्रकार ऑनलाइन अकाउंट ओपन में अपन लिंक को शेयर कर सकते हैं आईपीवी का, वही इसमें भी कर सकते हैं क्या? तो उसका जवाब है नहीं। नहीं का कारण ये है कि एक होता है ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग ऐप के थ्रू, जिसमें एक एसबी या सब ब्रोकर या जो एसोसिएट्स है वो किसी क्लाइंट का अकाउंट ओपन करते हैं। ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस सिर्फ क्लाइंटल है। इसमें क्लाइंट को ही अपडेट करनी है अपनी सारी चीजें। तो उसमें आईपीवी को लिंक शेयर का यूटिलिटी को उन्होंने अप्रूव नहीं किया, सेबी ने।
किसी भी प्रकार की अगर आईपीवी करते वक्त एरर आ रही है तो उसको कैसे सही करें। बिल्कुल, इज दिस ओनली ऑन क्रोम और आईफोन यूजर सफारी। सफारी में यूज करो आप आईफोन में या फिर क्रोम में करो, दोनों का प्रोसेस में सिर्फ एक चीज का चेंज है। अपने को हिस्ट्री और कुकीज जो है वो अपने ब्राउजर की क्लियर करनी होती है। उसको क्लियर करने के लिए मोबाइल पे जब आप क्रोम या सफारी या कुछ भी है, अगर आप, मैं पहले एंड्रॉइड की तरफ बात करता हूँ, तो आपको क्रोम पे प्रेस एंड होल्ड करना है। उसके बाद ऐप इन्फो में जाना है। उसके बाद में स्टोरेज के अंदर जाके क्लियर डाटा कर देना है। कुकीज और वो सारी क्लियर हो जाएगी। उसके बाद में आपको परमिशन में जाके कैमरा, लोकेशन और माइक्रोफोन, इनको परमिशन अलाउ कर देनी है। तो आपको कोई एरर नहीं आएगी आईपीवी करते वक्त, जिस प्रकार अपन ने देखा अभी, कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी आईपीवी करते वक्त। अगर मैं सफारी की बात करूं तो सेटिंग्स में जाके सफारी में, ऐप में सफारी में आपको पॉपअप ब्लॉक और जो स्टोरेज है वो कुकीज वगैरह क्लियर करनी है, और इसी प्रकार से परमिशन देनी है कैमरा, माइक्रोफोन और लोकेशन को। अगला सवाल। इन मेल आईडी मोबाइल नंबर एड्रेस मॉडिफिकेशन इज कंपलसरी, यस, मैंने बताया ये है। ईमेल में रिलेशन चेंज करना है तो कोई ऑप्शन है क्या? ईमेल में रिलेशन अगर चेंज करना है तो आपको इसमें तो ईमेल आईडी चेंज करना पड़ेगा। अगर केवल रिलेशन चेंज करना है उसके लिए अरविंद जी आपको एक नया टूल बता देंगे जिसमें आपको इजी रहेगा। ये यस, ईमेल आईडी में सर अगर क्लाइंट आउट ऑफ स्टेशन हो और ऑफिस से रिएक्टिवेशन करना हो तो आईपीवी लिंक भेज सकते हैं क्या? नहीं भेज सकते। किसी का सवाल है कि अगर क्लाइंट आउट ऑफ स्टेशन हो तो ऑफिस से रिएक्टिवेशन करे तो आईपीवी लिंक भेज सकते हैं क्या? जवाब है नहीं। आईपीवी लिंक को आप नहीं भेज सकते हैं। क्लाइंट को ये प्रोसेस खुद करना है, वो अपने मोबाइल पे बैठे बैठे 2 मिनट में कर सकते हैं प्रोसेस। सुभाष, कॉलिंग चल रही हो फोटो कैप्चर हो जाएगी? फोटो कैप्चर करते समय अगर फोन पर कॉलिंग चल रही हो तो फोटो कैप्चर हो जाएगी क्या? बहुत अच्छा सवाल है ये। फोटो कैप्चर आपकी उस केस में हो जाएगी जब आप नॉर्मल कॉल कर रहे हैं। अगर आप वीडियो कॉल पे रहेंगे तो फोटो कैप्चर नहीं होगी। अगर और किसी का कोई सवाल है, आफ्टर रीएक्टिवेशन अकाउंट कितने दिन में एक्टिव होता है? रीएक्टिवेशन प्रोसेस करने के ई साइन डन के बाद ई साइन पूरा डन करने के बाद में 12 घंटे में आपका अकाउंट डोरमेंट से रीएक्टिवेशन की प्रक्रिया में आ जाएगा। और आप हमारे ऑपरेशन टीम से संपर्क करके उसको और ट्रैक कर सकते हैं कि भाई अगर वो अभी पेंडिंग है तो वो एक्सचेंज से पेंडिंग है, केआरए से पेंडिंग है, कैसे पेंडिंग है। यदि और किसी की कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में। 2 मिनट का समय और है, अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो। स्लैम, स्लैम का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं क्या? स्लैम नहीं, कोई यूजर है सैमसंग एस एम है। SLBM लिखा है। अच्छा, ये सैमसंग एस एम, ये कौन है? एसएलबीएम का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं क्या? पैन कार्ड की कॉपी चाहिए या नहीं? SLBM का obviously SLBM एसएलबीएम का मॉडिफ एक सेकंड।
का सेगमेंट एसएलबीएम में मॉडिफिकेशन किसी प्रकार से नहीं होता है। एसएलबीएम का सेगमेंट है जो एड या लेस होता है। उसके एड या लेस के लिए आपको जो सेगमेंट अपन ने अभी देखे थे उसके अंदर ऑप्शन था, उसमें आपको सिर्फ अपने एसएलबीएम पे टिक लगाना है। और पैन कार्ड की कॉपी और साइन की कॉपी आपको हर कंडीशन में, मैं फिर से बता रहा हूं, कुछ भी अगर आपको मॉडिफिकेशन करना है, पैन और साइन तो कंपलसरी है ही है। आईपीवी सिर्फ ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस या रीएक्टिवेशन में जरूरी होगा। आई होप सैमसंग एसएम जो है उनको ये पॉइंट क्लियर है। अगला सवाल है, एम 14 में रीएक्टिवेशन कर सकते हैं? हाँ, चल रहा एम्स और है M14। मतलब एम 14 अगर ऐप आप यूज करेंगे तो उसके अंदर आपको रीएक्टिवेशन का लिंक दिखेगा। उस रीएक्टिवेशन के लिंक पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप बिल्कुल पूरे अकाउंट को रीएक्टिवेट कर पाएंगे। सर अगर सेम ईमेल आईडी, सेम मोबाइल नंबर है और उसमें आपको सिर्फ रिलेशन चेंज करना है, उसका प्रोविजन ऑनलाइन में नहीं है अभी। हम बिल्कुल जल्दी, बहुत बिल्कुल आपकी बात सही है, बहुत जल्दी इसमें कुछ काम कर रहे हैं और हो जाएगा, जिससे आपका सिर्फ अकाउंट, अगर आपको सेम ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर में सिर्फ रिलेशन ही चेंज करना है तो वो भी कर पाएंगे। अब अपन जो आईटीआर रिपोर्ट्स और जो सारा उसके लिए रिपोर्ट्स वाला सेगमेंट है उसमें आते हैं। उसके लिए अपने को न्यू एमबीओ यूज करना है। उसका मैं पूरी प्रक्रिया आपको बता देता हूँ। न्यू एमबीओ जो अपन ने एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप क्लाइंट लेवल बहुत सारी चीजों को देख सकते हैं और वो उसको किस प्रकार से यूज करना है वो बता देता हूँ। उसके लिए आपको, जैसे कि ज्ञात है, suresh.com पे जाना है। suresh.com जैसे ही आप खोलेंगे आपको यहाँ पे इस तरह से बहुत सारे आइकन्स दिखेंगे। उसमें क्लाइंट लेवल लॉगिन पे क्लिक करना है। क्लाइंट लेवल लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में एंटर ट्रेडर कोड में यहाँ पे आपको 10 जो भी आपका क्लाइंट कोड है वो डालना है। नीचे पासवर्ड डालना है। पासवर्ड अगर आपको पता है, नहीं पता हो तो आप फॉरगेट पासवर्ड यूज करके पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। नीचे कैप्चा जो दिख रहा है वो कैप्चा डाल के वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के कारण आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर डालना है। पैन नंबर डालने के बाद में लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप पैन नंबर डालेंगे यहाँ पे लॉगिन की विंडो आपको दिख जाएगी, जिसमें रिपोर्ट्स मेनू में बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे। जैसे ही डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे क्लाइंट का जो ओवरऑल पोर्टफोलियो का वो है, उसका इन्वेस्टमेंट वैल्यू और उसका पोर्टफोलियो की अभी की वैल्यू वो दिख जाएगी। अगर क्लाइंट एफ एंड ओ या करेंसी में काम करता है तो उसका एफ एंड ओ को मार्जिन, एफ एंड ओ का कोलेटरल,
टोटल मार्जिन और टोटल कोलेटरल भी दिख जाएगा। क्लाइंट की जो टॉप 10 होल्डिंग्स है वो इस प्रकार से यहाँ पे दिखेगी। इसमें सेग्रीगेशन का ऑप्शन, अगर आपको म्यूचुअल फंड देखना है तो आप म्यूचुअल फंड देख सकते हैं, इक्विटी देखना है तो इक्विटी देख सकते हैं। अगर आपकी जो होल्डिंग्स है उनमें किसी प्रकार का कोई कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है तो वो इस जगह पे आपको दिखेगा। जैसे गुजरात स्टेट पेट्रोनेट है, इसमें डिविडेंड 5 रुपए का आया है, 10 सितंबर को आने वाला है, तो ये उसकी डिटेल आपको पहले ही दिखा देगा। ये है मेन डैशबोर्ड, क्लाइंट का फ्रंट डैशबोर्ड। उसके बाद क्लाइंट प्रोफाइल। क्लाइंट प्रोफाइल पे जैसे ही क्लिक करेंगे, सबसे पहले क्लाइंट की केवाईसी डिटेल्स दिख रही है यहाँ पे, जिसमें क्लाइंट का नाम, क्लाइंट का कोड, पेन नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, क्लाइंट नॉमिनी बना रखा है नहीं बना रखा है, किससे बना रखा है, क्लाइंट की जो बैंक डिटेल्स है वो दिखेगी, क्लाइंट की जो डीपी में बैंक डिटेल अपडेट है वो दिखेगी, डीमेट डिटेल्स जो है, डीपी आईडी, डीपी कोड वो दिखेगा, कौन कौन से सेगमेंट के लिए आपने अपने आप को एनरोल कर रखा है वो देख सकते हैं आप। ये क्लाइंट का बेसिक प्रोफाइल दिख जाएगा जी। उसके बाद में जो एक ऑप्शन है लेजर, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ देखेंगे अपन को क्लाइंट का पूरा लेजर दिखेगा। इस लेजर में यहाँ पे आपको सिर्फ अगर बिल्स देखने हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसको शॉर्टिंग कर सकते हैं, बिल्स, बिल विदाउट स्पैन, बैंक की एंट्रीज देखनी है सिर्फ वो, सिर्फ अगर कोई किसी प्रकार की जेबी हुई हो तो ऑल देखना है तो ऑल। इसको आप असेंडिंग डिसेंडिंग भी शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि जो पहले 1 अप्रैल है वो पहले ऊपर है, तो मैं असेंडिंग पे क्लिक करूंगा तो अप्रैल की जो एंट्रीज है वो सबसे पहले आ जाएगी। और ऐसे अगर मुझे डिसेंडिंग करना है तो मैं डिसेंडिंग कर सकता हूँ। इस फाइल को एक्सेल और पीडीएफ दोनों में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे एक्सेल पे क्लिक किया तो ये पूरे लेजर की एक्सेल फाइल बन जाएगी। मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। इस प्रकार से पूरे क्लाइंट का एक्सेल रिपोर्ट, लेजर रिपोर्ट एक्सेल में बन जाएगा। अगर पीडीएफ पे क्लिक करूंगा तो पीडीएफ जनरेट हो जाएगा। अगले इसमें आपको यहाँ पर अपना क्लोजिंग बैलेंस दिख जाएगा। जैसे मेरे से अकाउंट में मेरे 40,000 समथिंग की डेबिट है तो वो यहाँ दिखा रहा है। अगर अगर मेरे डेबिट की जगह क्रेडिट होती तो मुझे पैसा अगर मंगवाना है एज अ क्लाइंट तो मैं सिर्फ यहाँ विड्रॉ पे क्लिक करके पेमेंट मंगवा भी सकता हूँ। रिक्वेस्ट अमाउंट में वो अमाउंट डाल के सबमिट करूंगा। अगर मेरे एक से ज्यादा बैंक है तो वो भी यहाँ पे दिखते हैं। अभी इस अकाउंट में सिर्फ एक ही बैंक है तो एक ही दिख रहा है। उसके बाद गो टू रिपोर्ट्स पे वापस जाके अपन इसके जो और ऑप्शन है वो देख लेते हैं। उसके बाद जो सबसे यूजफुल ऑप्शन है वो है कॉन्ट्रैक्ट नोट। यानी क्लाइंट अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट नोट सिर्फ एक ही जगह एक ही सिंगल क्लिक में ले सकता है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नोट पे क्लिक करेंगे, कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए कॉन्ट्रैक्ट नोट लेना है वो सारा सेलेक्ट कर सकते हैं। कौन सी डेट का लेना है, जैसे मुझे जून में कोई ट्रेड किया था मैंने उसका लेना, तो मैंने जून पे क्लिक किया। तो जून में मैंने इन 3 तारीख में ट्रेड किया है। जिस भी तारीख के कॉन्ट्रैक्ट नोट को मुझे डाउनलोड करना है, मुझे बस उसकी जिप के आगे ये जो डाउनलोड बटन है उस पर क्लिक करना है, तो ये उस दिन का कॉन्ट्रैक्ट नोट ओपन हो जाएगा। पर मैं चाहता हूं कि मेरे को सिर्फ ऐसे एक एक नहीं लेना है, मेरे को पूरे जो कॉन्ट्रैक्ट नोट है मेरे उस फाइनेंशियल ईयर के एक साथ लेने हैं। तो मैं यहाँ डाउनलोड ऑल फाइल्स पे क्लिक करूंगा। जैसे ही डाउनलोड ऑल फाइल्स पे क्लिक किया तो उस पूरे साल के अंदर मेरे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट नोट्स है वो सारे एक साथ यहाँ पे मेरे को दिखा देगा, मेरे डिवाइस में डाउनलोड हो गए। ये है पूरा कॉन्ट्रैक्ट नोट का फीचर। इसके अलावा अगर कैश पीएनएल, मेरे को इस साल का कैश प्रॉफिट लॉस देखना है या किसी भी साल का कैश का प्रॉफिट लॉस देखना है, इस पे क्लिक करूंगा। जैसे ही बाय डिफॉल्ट पेज रिफ्रेश होगा तो इस साल का पूरा जो मेरा प्रॉफिट लॉस है वो दिखा देगा। क्या क्या मैंने शेयर खरीदे, क्या मेरे पास पड़े हैं, क्या एवरेज रेट से पड़े हैं, मैंने इन्वेस्टमेंट किया था तब मैंने कितनी वैल्यू का इन्वेस्टमेंट किया था, करंट मार्केट प्राइस क्या है, करंट वैल्यू क्या है, उस पर मुझे कितना अनरियलाइज्ड प्रॉफिट लॉस हुआ है। यानी अनरियलाइज का मतलब वो है जो मैंने बेचा नहीं है, रियलाइज्ड वो है जो मैंने बेच दिया है। जैसे फॉर सपोज एचडीएफसी बैंक
मेरे पास थे, ऑफ मार्केट से कहीं ट्रांसफर होके आए थे, तो उसके अंदर मैंने कुछ अगर बेच दिए हैं तो वो रियलाइज्ड प्रॉफिट में दिखाएगा, अगर नहीं बेचे हैं तो वो मेरे को अनरियलाइज्ड प्रॉफिट में दिखाएगा, और पार्शली किया है तो पार्शली दिखाएगा। सिमिलरली आगे एक ऑप्शन है ओवरऑल, यानी वो पूरा दिखाएगा कि इस स्क्रिप्ट में आपका पूरा प्रॉफिट लॉस क्या है। इसमें अलग अलग तरीके के आपको फिल्टर्स दिए जाते हैं ऊपर, जिसमें जैसे आपको क्लोज्ड पे क्लिक करना है तो आप क्लोज्ड पे क्लिक करेंगे। तो जो मैंने इस साल जिन जिन में प्रॉफिट लॉस बुक कर लिया है, केवल उन्हीं की डिटेल आएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ सिर्फ ओपन किया है, तो मैं यहाँ पे ओपन पे क्लिक करूंगा और फिर रिफ्रेश बटन पे क्लिक करूंगा। तो जो जो ओपन पोजीशन है, मतलब जो अपन समझ सकते हैं कि जो इस साल में मैंने खरीदा और मैंने बेचा नहीं है पूरा, तो उसका दिखा देगा। पर मैं चाहता हूँ कि मैंने तो जो खरीदा वो बेचा सबका एक साथ दिखाओ, तो बोथ पे क्लिक कर देंगे, फिर वापस रिफ्रेश पे क्लिक कर देंगे। तो चाहे मैंने खरीदा पूरा बेच दिया, चाहे नहीं बेचा, आधा बेचा, आधा पड़ा है, या चाहे पूरा पड़ा है, उसका पूरा प्रॉफिट लॉस ये मुझे एक साथ दिखा देगा। ये रिपोर्ट है कैश P&L। इस रिपोर्ट को भी आप एक्सेल या पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी करके दिखाया था। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो है F&O प्रॉफिट लॉस। अगर मैं F&O में काम कर रहा होता, तो अगर उसका प्रॉफिट लॉस निकालना है तो इस प्रकार F&O P&L पे क्लिक करूंगा और रिफ्रेश करूंगा। पर F&O में हम लोग ट्रेड नहीं करते, तो इस प्रकार से ब्लैंक है। उसके बाद जो ऑप्शन है वो है CDSL होल्डिंग। जैसे इस पे क्लिक किया, इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, हमेशा एक दिन पहले का डेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद में रिफ्रेश पे क्लिक करना है। तो एक दिन पहले, क्योंकि CDSL जो अपनी होल्डिंग फाइल है वो रात को एंड ऑफ द डे देता है, तो ये पूरी CDSL की होल्डिंग आ गई मेरे पास। ये कुल कितने शेयर है, क्या एवरेज रेट से है, उनकी करंट मार्केट वैल्यू क्या है, उनका प्रॉफिट लॉस क्या है, उनका प्रॉफिट लॉस परसेंटेज क्या है। इस रिपोर्ट को भी आप एक्सेल या पीडीएफ में जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद जो इस पूरे फीचर का सबसे अच्छा फीचर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में जैसे आप ईयर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करते वक्त जैसे पिछले साल इनकम टैक्स स्लैब में चेंजेस थे, यानी ओल्ड स्लैब न्यू स्लैब है, तो अगर आपको 22 जुलाई से पहले तक के लेने हैं तो आपको ओल्ड स्लैब में लेना है, नए में लेना है तो न्यू स्लैब, और अगर दोनों साथ लेना है तो बोथ स्लैब करके ले सकते हैं। उसमें दो तरह की रिपोर्ट्स डाउनलोड होती है, एक है LTST डिटेल, एक है ITR रिपोर्ट। पहले अपन LTST रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं और देखते हैं क्या क्या है इस रिपोर्ट में। जैसे ही LTST रिपोर्ट पे क्लिक किया, एक्सेल के अंदर आ जाएगा। उसमें क्लाइंट का कोड, क्लाइंट का नाम, टोटल बुक्ड शॉर्ट टर्म, टोटल शॉर्ट टर्म में और अपॉर्चुनिटी कितनी है, यानी आप प्रॉफिट में और क्या अपना टैक्स बचा सकते हैं अपना लॉस का माल बेच के, उसकी रिपोर्ट दिख जाएगा, पूरा एनालिसिस करके दिखा देगा। उसके बाद जब लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म पे टिक करेंगे, तो इस साल आपने क्या शेयर परचेस किए और सेल किए उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, उसकी डिटेल दिखाएगा। इस ये जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म है, इसमें जो आपके पास स्टॉक पड़ा है उसकी पूरी डिटेल आएगी। जो आपके पास स्टॉक पड़ा है और आपने बेचा नहीं है, वो एक शेयर पड़ा है, क्या क्या रेट से पड़ा है, उसकी वैल्यू क्या है, मार्केट मार्केट रेट में मार्केट वैल्यू क्या है, कितने दिन हो गए हैं आपके पास उस शेयर को लिए हुए, उस पर प्रॉफिट लॉस कितने रुपए का हो रहा है, अगर उसको साल में कन्वर्ट करें डेज को, तो कितने साल से आपके पास वो स्टॉक पड़ा है, उस पर रिटर्न ऑन एनुअल इन्वेस्टमेंट क्या है आपका, ये किस तरह का प्रॉफिट काउंट होगा, लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म होगा, वो सारी डिटेल। और अगर इसके अगली जो शीट है लॉन्ग टर्म LTST डिटेल, उस पर मैं अगर क्लिक कर दूं, इस साल के अंदर मैंने जो जो शेयर खरीदे बेचे उसकी डिटेल दिखा देगा कि इस साल मैंने ये शेयर खरीदा, इसको इतनी तारीख को बेच दिया, इतने शेयर पड़े हैं, इस पे ये रेट है, इस पे ये STT लगी, कितने दिन रखा, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, कितने रुपए का हुआ, इस प्रकार से। उसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है शॉर्ट सेल।
यानी ऐसे कोई शेयर्स जो मैंने परचेज नहीं किए, या तो ऑफ मार्केट से है या फिर कुछ म्यूचुअल फंड है, तो उनको अगर मैंने कुछ किया होता, सॉरी म्यूचुअल फंड नहीं, अगर कोई ऑफ मार्केट आए हैं या ऑफ मार्केट में ट्रांसफर किए हैं और उनको मैंने सेल्स सुरेश शेट्टी ग्रुप्स के साथ किया है, तो उनकी क्या वैल्यू है और उसका क्या प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अभी आ रहा है। ये थी एलटीएसटी रिपोर्ट। एक क्वेश्चन आया बीच में, वैसे अपन क्वेश्चन आंसर राउंड अपन बाद में ले रहे थे, लेकिन किसी का सवाल आया है कि आईटीआर रिपोर्ट पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं क्या, तो उसका जवाब है नहीं। कारण यह है कि आईटीआर रिपोर्ट जब अपन क्लिक करते हैं तो तकरीबन 5-7 तरह की रिपोर्ट है एक साथ जनरेट होकर एक शीट के अंदर आती है, और उनका डेटा जो है वो बहुत विड्थ में है। तो जो सीए या जो अकाउंटेंट्स है उनके लिए वो समझने के लिए बनेगी ये रिपोर्ट, इसका, ताकि वो सीधा ही एक्सेल में एंट्री करके अपने डेटाबेस के अंदर अपडेट कर सके। तो इसको पीडीएफ में देना अवेलेबल नहीं, मतलब पॉसिबल नहीं है। जैसे अपन आईटीआर पे क्लिक करेंगे, ये आईटीआर रिपोर्ट डाउनलोड हुई है, आईटीआर पे क्लिक किया है। आईटीआर में सबसे पहले क्लाइंट कोड दिखेगा, क्लाइंट का नाम दिखेगा, कौन से फाइनेंशियल ईयर के उसके लिए है वो दिखेगा। एक प्रॉफिट ब्रेकडाउन दिखता है जिसमें आपको इंट्राडे प्रॉफिट, स्पेकुलेशन प्रॉफिट, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सब तरह का प्रॉफिट दिखता है। उसमें टर्नओवर आपने कुल कितना किया वो दिखेगा, टोटल चार्जेस आपने कितने दिए, एसटीडी कितनी पे करी, इंट्राडे किन किन स्क्रिप्ट में किया, क्या क्या किया वो दिख जाएगा। शॉर्ट टर्म में आपने क्या क्या स्क्रिप्टों में काम किया, कौन कौन से स्क्रिप्ट में काम किया, उस पर कितने चार्जेस लगे वगैरह वो सब दिख जाएगा। इसी प्रकार से लॉन्ग टर्म भी दिखेगा। इस रिपोर्ट में जो सबसे अच्छी चीज है कि जब भी आप आईटीआर अपना सबमिट कर रहे हैं, आप अपने सीए या अकाउंटेंट को सिर्फ एक ये रिपोर्ट देंगे, उसके अलावा वो आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा। उस शीट में सबसे जो सेकंड नंबर शीट है वो आएगी लेजर, यानी उस क्लाइंट का पूरा उस फाइनेंशियल ईयर का जो लेजर था वो एक ही बार में आपका आ गया। उसके आगे टैब पे क्लिक करेंगे तो होल्डिंग है, जो उस फाइनेंशियल ईयर का लास्ट वर्किंग डे था उसकी होल्डिंग आएगी। ये पूरी होल्डिंग रिपोर्ट आई। पोजीशन में अगर कोई एफ एंड ओ की पोजीशन खड़ी होती तो उसकी डिटेल आती। एफ एंड ओ पी एंड एल, अगर एफ एंड ओ में कुछ प्रॉफिट लॉस किया होता तो वो आता। एलटीएसटी डिटेल में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में क्या बुक कर दिया वो पूरा आ रहा है। शॉर्ट सेल में जो शॉर्ट सेल थे वो आएंगे। डिविडेंड रिपोर्ट में मेरी इस पूरे साल के अंदर किन किन स्क्रिप्ट है जो मेरे पास थी, उनमें क्या क्या डिविडेंड आया और क्या होल्डिंग से मेरा डिविडेंड कितना बना, वो रिपोर्ट पूरी शो करेगा। ये है आईटीआर रिपोर्ट। इसको आप व्यू भी कर सकते हैं यहाँ से इस प्रकार से, और आईटीआर डाउनलोड करनी हो तो आईटीआर पे क्लिक भी कर सकते हैं यहाँ पे, तो आपको एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अगला जो ऑप्शन है वो है करंट होल्डिंग। करंट होल्डिंग और सीडीएसएल होल्डिंग, इसमें दो देने का तथ्य ये है कि सीडीएसएल होल्डिंग जो है वो एक दिन बाद रिफ्लेक्ट होती है, परंतु जो एलडी होल्डिंग है वो रियल टाइम इफेक्ट होती है। जैसे आप इस पे क्लिक किया तो ये जो मेरा आज आज का पूरा जो ट्रेड वगैरह है वो सब भी इसके अंदर आ गए। उसमें मेरे को जो जो शेयर्स मेरे पास है वो आ गए, उन शेयर्स की क्या कितने मैंने प्लेज कर रखे हैं वो दिखा देगा, प्लेज की वैल्यू क्या है वो दिखा देगा, फ्री कितने पड़े हैं वो दिखा देगा, फ्री की वैल्यू क्या है वो दिखा देगा, टोटल स्टॉक वैल्यू है क्या दिखा देगा। इस रिपोर्ट को आप एक्सेल और पीडीएफ हर तरीके से जनरेट कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है प्लेज रिक्वेस्ट, यानी अगर मैं चाहूं कि रियल टाइम प्लेज रिक्वेस्ट जो ऑप्शन है अपना, उस पर प्लेज रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हैं। अपोलो टायर्स, एज्यूम करते हैं मुझे अपोलो टायर्स को प्लेज करना है, तो अपोलो टायर यहाँ पे स्क्रिप्ट है। नेट क्वांटिटी मेरे को दिखा रहा है 70 अवेलेबल, मुझे सिर्फ 50 प्लेज करनी है, तो मैंने 50 पे टिक किया, टैप दे दिया। उसके बाद मुझे बजाज ऑटो एक प्लेज करना है, भारत इलेक्ट्रॉनिक मुझे 40 प्लेज करना है,
इसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि आपके पास होल्डिंग में शायद 500 1000 स्क्रिप्ट हो सकती है, परंतु जो प्लेज के लिए एलिजिबल है ये सिर्फ वही स्क्रिप्ट से दिखाएगा, पहला। दूसरा, उसके साथ वो उसका फैक्टर वैल्यू भी लेके आएगा। जैसे अगर अगर फॉर सपोज मार्केट रेट इस स्क्रिप्ट का 485 है, पर मैंने 50 ही मेरे को प्लेज करना है, उन 50 को मैं प्लेज करता हूं तो मेरे को पूरी वैल्यूएशन नहीं मिलके जो एक्सचेंज मुझे कितनी वैल्यूएशन देगा वो भी दिखाता है। जैसे ये मेरा प्रोसेस मेरे को जा जा करना है वो कर देता हूं, उसके बाद मैं सेव पे क्लिक करूंगा। सेव पे क्लिक करते ही ये मुझे ऑटोमेटिकली सीडीएसएल की वेबसाइट पे लेके जाएगा, जहां पे बस मेरे पास जो ओटीपी है वो मुझे ओटीपी डालना है, और मेरा पूरा ये जो स्क्रिप्ट है ये एक ही बार में पूरा प्लेज हो जाएगा। अभी मुझे प्लेज नहीं करना है इसलिए मैं कैंसिल कर देता हूँ। ये था प्लेज रिक्वेस्ट। इसके बाद जो ऑप्शन है वो है एसएलबीएम रिपोर्ट। एसएलबीएम यानी स्टॉक लैंडिंग बोरोइंग मैकेनिज्म, जिसमें आप अपनी होल्डिंग में से बिना शेयर को बेचे भी उससे कमाई कर सकते हैं, उसको प्लेज करके, उसको लैंड करके। उसके लिए जैसे ही अगर आपने एसएलबीएम में कुछ काम किया है, रिफ्रेश करेंगे, मैंने कुछ काम नहीं किया था एसएलबीएम में इसलिए यहाँ नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है। अगर मेरा किसी प्रकार से एसएलबीएम में कुछ काम होता तो उसकी वैल्यूएशन दिखाता कि आपने एसएलबीएम से ये काम, आपकी पोजीशन है आपकी एसएलबीएम की। उसके बाद पोजीशन रिपोर्ट, अगर मुझे सिर्फ एफ एंड ओ में काम कर रहा होता है या करेंसी में काम कर रहा होता है और उस फाइनेंशियल ईयर का मेरे को डेटा देखना है अभी कि मैंने क्या क्या पोजीशन खड़ी है, तो ये उसकी डिटेल आती। बिल फॉर द एंटायर ईयर, जैसे अपन कॉन्ट्रैक्ट नोट पूरा एक साथ देखते हैं वैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट नोट पूरा एक साथ एक्सेल के लिए बनाया गया है, जिसको एक्सपोर्ट टू एक्सेल क्लिक करते ही ये पूरा जो डेटा है ये एक एक्सेल फाइल के अंदर डाउनलोड हो जाएगा। पूरा बिल अगर आपको पूरे कॉन्ट्रैक्ट नोट में जो जो एक एक लाइन है वो सारा एक साथ दिखा देगा इसमें। एक ऑप्शन है प्रीवियस ट्रेड, यानी पिछला ट्रेड। तो अपन कोई भी फाइनेंशियल सेलेक्ट करके उसमें कोई भी डेट टू डेट अगर सेलेक्ट करते हैं, फॉर सपोज मुझे अप्रैल से अभी तक का सारा डेटा देखना है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे डेट चेंज करी और रिफ्रेश पे क्लिक किया, उस पूरे साल में उस डेट से लगा कि उस डेट तक मैंने कौन से स्टॉक पे क्या काम किया वो दिखेगा, उसमें क्या मैंने बाय किया सेल किया वो दिखेगा। अगर एफ एंड ओ है तो उसमें एक्सपायरी डेट कौन सी थी, स्ट्राइक प्राइस क्या थी, ऑप्शन टाइप क्या था, बाय किया था सेल किया था, क्वांटिटी क्या थी, और उसका अमाउंट, ये सारी डिटेल्स शो करेगा। अप्लाई आईपीओ वाला ऑप्शन है जिस पर अपन क्लिक करेंगे। कोई भी आईपीओ जो भी एक्टिव है वो आईपीओ का सिंबल सेलेक्ट किया, उसके बाद अगर आपको यूपीआई करना है तो यूपीआई, पीडीएफ करना है तो पीडीएफ पे टिक किया, सीधा सेव पीडीएफ रिकॉर्ड, डाउनलोड पीडीएफ, तो पीडीएफ पूरा डाउनलोड हो गया। इसी प्रकार से अगर मुझे यूपीआई बिड करनी है तो यूपीआई पे टैप किया, जो आईपीओ के लिए लगाना है वो डाला, टैप दिया, यहाँ पे जहाँ यूपीआई आईडी का टैब है वहां पे मैंने मेरा यूपीआई आईडी डाला और अप्लाई बिड पे क्लिक कर दिया, तो मेरा यूपीआई के लिए बिड लग जाएगा। ये था अपना ऑनलाइन बैक ऑफिस। इसमें अगर किसी भी प्रकार की कोई भी आप किसी को क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। एचईओ को माइनर अकाउंट को भी लॉगिन कर सकते हैं क्या? अकाउंट आपका एचयूएफ हो माइनर हो, आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। अगर किसी का भी कोई भी सवाल है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं यहाँ चैट बॉक्स में। जब आईटीआर रिपोर्ट एक्सेल में डाउनलोड करते हैं तो क्या उसमें मार्जिन सेट कुछ कॉलम नहीं आते हैं? नहीं, आप जब आईटीआर रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे मोस्टली सारे जो डेटा है वो मार्जिन सेट आएगा। अगर नहीं आएगा, अगर आपको प्रिंट के लिए चाहिए
तो उसमें एक फिट टू पेज का ऑप्शन होता है प्रिंट करते वक्त। वो जैसे आप फिट टू पेज करेंगे तो वो जो एक डेटा है वो फिट एक पेज में कैसे आ सकता है वो वैसे आ जाएगा। किसी का सवाल है आईपीओ का बताना फिर से? बिल्कुल सर, बताते हैं आपको। आईपीओ का वापस, ये वापस स्क्रीन मैंने शो करी। आई होप सबको स्क्रीन दिख रही है। यहाँ पे अप्लाई आईपीओ पे क्लिक करना है। अगर मुझे पीडीएफ बनाना है तो पीडीएफ पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे जो आईपीओ का सिंबल है वो सेलेक्ट किया, टैब दिया। सबसे पहला काम सेव पीडीएफ रिकॉर्ड, ओके। फिर डाउनलोड पीडीएफ, तो ये पीडीएफ डाउनलोड हो गया। पर मुझे अगर यूपीआई से लगानी है तो यूपीआई पे क्लिक किया, सिंबल जो है वो सेलेक्ट किया, टैब दिया, ओके। आईपीओ का टाइम पूरा हो गया यूपीआई से लगाने का। नहीं, ये वाला ओपन है, ठीक है। जैसे ही इस पे आईपीओ का सिंबल सेलेक्ट किया, यहाँ पे आपको यूपीआई आईडी का टैब है, वहां यूपीआई आईडी डाली आपने। उसके बाद में अप्लाई बिड पे क्लिक करना है, तो आपकी बिड अप्लाई हो जाएगी। ये था आईपीओ का वापस। क्वेश्चन है कैश पेमेंट फॉर बाइसेल क्रिएट नोटिस डेट फॉर पीरियड का कोड सो बाइसेल परचेज के लिए आईटीआर रिपोर्ट एक्सेल में डाउनलोड करते हैं तो उसमें मार्जिन सेट नहीं आते। बता दिया कैश पीएनएल रिपोर्ट में बाय सेल डेट और जिस ट्रेड का क्लोज हुआ है उसका बाय सेल प्राइस क्यों नहीं आता। ये कुछ कैश पीएनएल रिपोर्ट में बाय सेल डेट और जिस ट्रेड का क्लोज, ये मैं जो भी आप हैं जिनका ये सवाल है मैं आपको पर्सनली फोन करके आपको पहले समझ लूंगा, क्योंकि ये कैश पीएनएल रिपोर्ट में बाय सेल डेट और जिस ट्रेड का क्लोज हुआ है मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। एफ एंड ओ कॉस्ट बेसिस की रिपोर्ट पीडीएफ में डाउनलोड का ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। आईटीआर रिपोर्ट जो है वो आपको सिर्फ एक्सेल में डाउनलोड होगी। एफ एंड ओ रिपोर्ट जो है वो एक्सेल में डाउनलोड होगी। कोई भी सीए या कोई भी यूज मतलब जिनको अकाउंटिंग चाहिए, जिनके लिए अपने रिपोर्ट बने थे, उनको पीडीएफ नहीं एक्सेल का यूज होता है। आईटीआर रिपोर्ट में जो होल्डिंग दिखाई जाती है उसमें म्यूचुअल फंड की होल्डिंग सही तरीके से नहीं दिखाई जाती है। आप ऐसा कोई केस हो तो आप प्लीज मुझे बता दीजिएगा जिसमें आपको सही तरीके से नहीं दिखी, तो अपन उसको देख लेंगे। फुल ईयर एसएल में हम ट्रांजेक्शन को क्लाइंट वाइज हुआ जा सकता है। ये कुछ सवाल ऐसे हैं जो इतने अपन ने उसको सिंप्लीफाई करने के बजाय कुछ वो किया है, तो उसके लिए मैं ये जो यूजर है मैं जानता हूँ आप कौन है, आपको फोन करके वो सारे सवाल पूछ लिए जाएंगे। एक ही स्क्रिप्ट अगर 10 बार खरीदी हो तो कहाँ देख सकते हैं डेट वाइज आप? नहीं पहले पहले मैं ये जो कर रहा हूँ वो कर लो। एक ही स्क्रिप्ट अगर 10 बार खरीदी है तो कहाँ देख सकता है? सर आप उसके लिए आईटीआर डाउनलोड कर लो और उस आईटीआर में ऊपर फिल्टर लगा के आप जो स्क्रिप्ट है वो सेलेक्ट कर लो। तो 10 बार नहीं, अगर आपने 200 बार भी खरीदी है तो वो पूरा शॉर्ट होके एक साथ आ जाएगा। बाय डेट, बाय रेट, सेल रेट, इन सब के साथ। फैमिली ग्रुप का एक लॉगिन में हो सकता है क्या? नहीं सर, इसके लिए हर क्लाइंट इंडिविजुअल माना जाता है, तो अपने अपन ने इंडिविजुअल है। आप क्या कर सकते हैं, अगर ये प्रॉब्लम्स बहुत बार आती है तो अगर आपके फैमिली अकाउंट्स है तो आप उनको सब में पासवर्ड एक जैसा रख सकते हैं। प्लेज एंड एसएलबीएम डिफरेंस, प्लेज एंड एसएलबीएम डिफरेंस। एसएलबीएम क्या होता है सर कि आपके कोई शेयर अगर आपके खाते में पड़े हैं और उनकी अगर रेट आ रही है एसएलबीएम में, यानी कोई उनको खरीदने के लिए कुछ टाइम के लिए गिरवी रखने के लिए अपने पास रखने के लिए इच्छुक है, तो उसका एक छोटा अमाउंट देके वो उन शेयर को कुछ टाइम के लिए अपने पास रख सकता है। फिर जैसे ही वो पीरियड पूरा खत्म होता है वो शेयर को वापस आपके अकाउंट में वो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। इसकी पूरी गारंटी जो है वो एक्सचेंज की रहती है। ये तो है एसएलबीएम। इसकी कल मीटिंग है, तो आप जो भी यूजर हैं मोटोरोला एज, आप प्लीज उसे ज्वाइन कीजिएगा। एक सभी से आग्रह है, अपना नाम जो जूम में है वो प्रोफाइल में जाके अपना सही नाम रख लें, तो हमें बहुत बार बहुत आसानी होती है आपको समझने, मतलब उसको देख के समझने में कि भाई आप कौन है। तो कभी आपकी क्वेरी अगर एड्रेस नहीं भी हुई या अगर कुछ कंफ्यूजन मिला तो हम आपको फोन करके पूछ सकते हैं।
प्लेज जो होता है वो होता है जब आप अपने स्टॉक्स जो एक्सचेंज में प्लेज करके उनके अगेंस्ट में लिमिट आप खुद ही लेते और आगे की ट्रेडिंग में यूज लेते हैं, वो होता है प्लेज। शॉर्ट सेल क्यों होती है, किसी का सवाल है? शॉर्ट सेल के दो कारण है सर। शॉर्ट सेल अगर आप रिपोर्ट की बात कर रहे हो तो वो इस केस में होती है कि फॉर सपोज मैं सुरेश आर्टी ग्रुप में एक क्लाइंट हूं, पर मेरा इससे पहले कहीं और ब्रोकर के पास अकाउंट था, पर मैं उनकी सेवाओं से संतुष्ट नहीं था, इसलिए मैंने अपना पूरा स्टॉक जो है वो यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। और जब मैंने स्टॉक ट्रांसफर किया तब मैंने किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी कि मैंने ये स्टॉक वहां पर इतने रेट में खरीदा था या नहीं खरीदा, मतलब सिर्फ माल मेरे अकाउंट में आ गया। फिर उनको जब मैंने सेल कर दिया तो एज अ सुरेश आर्टी वी डोंट हैव योर बाइंग प्राइस और बाइंग रेट, मतलब जिसको अपन बाइंग प्राइस कहते हैं, कि उसको किस प्रकार से मैं समझू कि ये मेरे पास मेरे जब सुरेश आर्टी ग्रुप की डीपी में आए तो ये क्या प्राइस से आए। तो उसका जो सही तरीका है वो ये है कि जब भी आप माल ट्रांसफर करें तो आप इन्फो से कोऑर्डिनेट करके, हमारे टोल फ्री नंबर से कोऑर्डिनेट करके, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है जो आपकी उस बाइंग रेट का, अगर आप वहां की शीट देंगे तो एज इट इज यहाँ पे बाइंग खड़ी कर देंगे, तो कभी आपको शॉर्ट सेल का इश्यू नहीं आएगा। ट्रेड कंप्लीट हुआ हो, समझ आईटीआर रिपोर्ट मोबाइल में ओपन नहीं होती, बिल्कुल ये बहुत अच्छा सवाल है जिसका भी सवाल है। ये आईटी ऐसा नहीं है कि आईटीआर रिपोर्ट मोबाइल में ओपन नहीं होती है, इसके पीछे जो लॉजिक है वो मैं आपको बताता हूँ। WPS ऑफिस करके एक सॉफ्टवेयर है जो बाय डिफॉल्ट एंड्रॉइड एज अ डेटा व्यूइंग के लिए देता है फॉर एक्सेल और पीडीएफ। उस WPS ऑफिस का बग है कि जब भी कोई फाइल नेट से अगर आप डाउनलोड करेंगे किसी सॉफ्टवेयर की, तो उसके अंदर जो डिजिट का न्यूमेरिक वैल्यू है उसको जीरो ही समझता है। इसकी जगह आप गूगल का स्प्रेडशीट एक है उसको यूज करें, उसके अंदर आपकी आईटीआर रिपोर्ट परफेक्ट दिखेगी मोबाइल में भी। किसी का सवाल है कि अगर राइट के शेयर सेल करें हैं तो भी शॉर्ट सेल दिखाता है क्या? नहीं सर, राइट्स के शेयर को कभी शॉर्ट सेल में काउंट नहीं किया जाएगा। और अगर किसी का कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक ठीक है। बोनस का शेयर शॉर्ट सेल में बताया था, बोनस कभी शॉर्ट सेल में नहीं आया होगा। वो क्या हुआ होगा कि बोनस का जब एडजस्टमेंट का राइट किया उससे पहले अपन ने वो आईटीआर रिपोर्ट डाउनलोड कर दी होगी। बोनस का जब एक्शन में आता है उसके बाद कॉर्पोरेट एक्शन होता है उसका, और वो पूरी तरीके से ऐड होता है। बैक ऑफिस से क्लाइंट मास्टर डाउनलोड कर सकते हैं क्या? मैं माफी चाहूंगा, ये अभी सिर्फ अपन ने क्लाइंट लेवल बैक ऑफिस की बात करी है। जब अपन न्यू एमबीओ सब ब्रोकर लेवल पे मीटिंग रखेंगे तब बिल्कुल इस ऑप्शन का आपको बताया जाएगा, और बिल्कुल ये पॉसिबल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं जो भी आपने सवाल पूछा है, क्लाइंट मास्टर को डाउनलोड कर सकते हैं। और ये अगर किसी का सवाल है कोई तो आई होप आज का सेशन आप सभी के लिए यूजफुल रहा हो। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो मुझे आशा है कि आप सभी के लिए ये सेशन यूजफुल रहा। अगर आपको किसी भी प्रकार की इसमें कोई भी इश्यू आ रहा है तो आप मुझसे बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम है, सागर जी है, हमारा टोल फ्री नंबर है, आप सभी से संपर्क कर सकते हैं। सुरेश राठी ग्रुप की इस मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।